हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। और आज की वीडियो यार ऐसे ही इन्वायरमेंट में रिकॉर्ड करने में उतना मज़ा नहीं आ रहा। कुछ चेंज करें। अब भाई कंप्लीट फील। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने इंडिया के बारे में। अगर हम बात करें इंडिया की तो इसने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। चाहे हम बात करें चेस या फिर स्नेक एंड लैडर जैसे छोटे से गेम की, या फिर हम बात करें प्लास्टिक सर्जरी जैसे कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स की, योगा जैसा माइंड कंट्रोल टूल भी, और तक्षशिला जैसी दुनिया की पहली कुछ यूनिवर्सिटीज भी। आपने ये सारी बातें बहुत बार अलग अलग बहुत सारी इंडिया की फैक्ट वगैरह की वीडियोस में सुन रखी होंगी, लेकिन क्योंकि हमारा चैनल टेक रिलेटेड है तो आज हम इंडिया और टेक को एक साथ डिस्कस करेंगे। नंबर 1, इंडिया ने दिया पूरी दुनिया को जीरो। आर्यभट्टा, हम सब जानते हैं, उन्होंने दुनिया को जीरो दिया। लेकिन इस जीरो की टेक इंडस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है, ये या तो कंप्यूटर साइंस वाला बंदा जान सकता है या फिर वो जो हमारी टेक वीडियोस को देखता है। आप इस वीडियो को इसी वजह से देख पा रहे हो क्योंकि आप जिस डिवाइस में इसे देख रहे हो उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। वो ट्रांजिस्टर्स सिर्फ एक ही चीज को समझते हैं, वो है ऑन होना या फिर ऑफ होना। ये ऑन ऑफ किस तरीके से होगा वो डिसाइड करता है उस चीज का लैंग्वेज, उस हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर। दुनिया की कोई भी चीज जिसमें आपको कंप्यूटिंग पावर मिलती है, चाहे वो एक छोटा सा कैलकुलेटर हो या फिर एक सुपर कंप्यूटर, दोनों के अंदर सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर किसी भी काम का नहीं है। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये बेस्ड है बाइनरी सिस्टम्स पर। बाइनरी सिस्टम का जो मेन कोड है ऑन होना ऑफ होना, ये डिजिटल फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में। इसीलिए ये 0 इस टेक्नोलॉजी के लिए, इस दुनिया के लिए, आज जहां पर हम मौजूद हैं उस चीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर मैं 0 को बाइनरी नंबर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो बाइनरी लैंग्वेज है जिसके ऊपर कंप्यूटर सिस्टम पूरा बेस्ड है, वो खुद संस्कृतम या मैं कहूँ संस्कृत से ली गई है। बाइनरी नंबर्स का सबसे पहले जिक्र हमें एक बहुत ही पुरानी चंद्र शास्त्र के अंदर देखने को मिलता है, जिसे लिखा था वैदिक आचार्य पिंगाला जी ने। हम जब भी संस्कृत में कुछ भी पढ़ते हैं तो जो पुराने जमाने में लिखी गई चीजें हैं वो एक राइमिंग फॉर्म करती हैं, एक पैटर्न को फॉर्म करती हैं और उसे उसी पैटर्न में बोला जाता है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। और यही संस्कृत की आइडियोलॉजी हमारे आज की टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत तगड़े तरीके से यूज हो रही है। चाहे आप बात कर लो सिरी की, गूगल असिस्टेंट की, एलेक्सा की, ये लोग मेजरली इस्तेमाल करते हैं स्पीच रिकॉग्निशन का। जो बोला जा रहा है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, आसानी से समझने का। इवन जब आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो चलाते हो, इंग्लिश वीडियो खासकर, उसमें जब आप इस बटन को टैप करते हो ऑटो कैप्शन के, तो यहाँ पर जो भी बोला जा रहा है उसको समझते हुए ऑटोमेटिकली ये कैप्शन जनरेट हो जाते हैं। तो ये चीज भी स्पीच रिकॉग्निशन का ही कमाल है। और स्पीच रिकॉग्निशन खुद हमारे संस्कृत लैंग्वेज से इंस्पायर्ड है। अगर आप यहाँ पर पुराने शोज जैसे महाभारत या रामायण वगैरह यूट्यूब पर अगर सर्च करते हो तो आपको यहाँ पर इस एस्पेक्ट रेशियो में, मतलब स्क्वायर एस्पेक्ट रेशियो में वो सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी, क्योंकि उस वक्त इसी एस्पेक्ट रेशियो में रिकॉर्ड करा जाता था और जो हमारे टीवीज वगैरह आते थे वो भी इसी एस्पेक्ट रेशियो में होते थे। और उस टाइम पर जो रेजोल्यूशन था वो हमारा 480p के आसपास ही था। HDTV, अरुण एन नेत्रवली, ये इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं जिन्होंने इस फील्ड में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनके सिग्नल प्रोसेसिंग और डिजिटल कंप्रेशन की वजह से आज हम 4K, 8K इन सब में चीजों को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। हमारे मोबाइल डिवाइस के अंदर हम 8K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्यों? इसी डिजिटल कंप्रेशन की मदद से, जो कि ओरिजिन हुआ था एक इंडियन दिमाग के अंदर। 1895 सर जेसी बोस ने दुनिया को सबसे पहले EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। उन्होंने मरकरी कोहेरर को इन्वेंट किया था, साथ ही साथ उन्होंने टेलीफोन रिसीवर को भी इन्वेंट किया था। ये दोनों वही डिवाइसेस हैं जिसका इस्तेमाल करके मार्कोनी ने दुनिया का सबसे पहला कॉल किया था, यानी कि डिजिटल ट्रांसमिशन किया था। EM वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजा था। दुनिया की सबसे ज्यादा यूज में ली जाने वाली इंटेल की पेंटियम चिप की जो शुरुआत थी वो भी एक इंडियन दिमाग ने ही करी थी। विनोद धाम को द फादर ऑफ पेंटियम चिप भी कहा जाता है। USB डिवाइसेस का आपकी लाइफ में आज क्या इंपॉर्टेंस है ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। इसका जो इजाद था वो भी एक इंडियन माइंड ने किया था। अजय भट्ट, एक इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट, इन्होंने इसकी शुरुआत में एक बहुत ही बड़ा योगदान प्ले किया था। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ बिजनेस इनसाइडर्स, अजय भट्ट को इस चीज के कोई पैसे भी नहीं मिले थे। हालांकि उन्होंने ये भी ऐड करा कि उन्हें इस चीज के पैसे चाहिए भी नहीं थे।
थे। उनका मानना यह है कि किसी को किसी की लाइफ में कुछ बड़ा चेंज करने का बहुत ही कम मौका मिलता है। उन्होंने ये जो करा है वो किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं है और उन्हें इस बात की खुशी जिंदगी भर तक रहेगी। फॉर्च्यून मैगजीन बहुत ही फेमस मैगजीन है, उसमें एक आर्टिकल मिला था जहां पर 7 अनसंग हीरोज के बारे में डिस्क्राइब किया गया था। उसमें से एक नाम था नरेंद्र सिंह कपानी का। इन्हें हम फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर भी कहते हैं। आज पूरी दुनिया की जो सर्विसेज हैं वो आपके अंगूठे के अंदर है। इस चीज का पूरा श्रेय जाता है एक इंडियन माइंड को। ऐसी न जाने कितनी चीजें हैं जिसमें इंडिया ने टेक्नोलॉजी को पुश करने में बहुत ज्यादा मदद करी है। इसके बारे में अगर हम बात करते रहे तो ये वीडियो कभी खत्म ही नहीं हो पाएगी। इस सेक्शन में हम ये बात करते हैं कि आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अब इंडिया जो है वो अगला चाइना बनने वाला है, या फिर हाउ इंडिया कैन बी द नेक्स्ट चाइना। ये बातें मुझसे भी बहुत सारे लोग कहते रहते हैं। बस उन्हें न्यूज में 2-3 बातें सुन ली और उसके बाद आके बोल देते हैं वो लोग। लेकिन ये चीज प्रैक्टिकली कितनी है उसके बारे में थोड़ा एक बार बात करते हैं। देखो, अगर हम बात करें 2010 के आसपास की, तो उस टाइम पर चाइना बूम पे था, लेकिन इंडिया के अंदर नोकिया की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री इंडिया के चेन्नई में थी। वहां पर हर महीने करीब 15 मिलियन फोन बनाए जाते थे। वो ना सिर्फ इंडिया में यूज होते थे बल्कि बाहर एक्सपोर्ट भी किए जाते थे। गवर्नमेंट के टैक्सेस की वजह से और एंड्रॉइड के मार्केट में आने की वजह से और नोकिया अपने ईगो को बरकरार रखते हुए एंड्रॉइड को न चुनने की वजह से जो उसका हाल हुआ, उसकी वजह से उन्हें ये फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। अगर हम चाइना की बात करें तो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है मैन्युफैक्चरिंग और एबिलिटी टू एक्सपोर्ट थिंग्स, ज्यादा बनाना और बाहर भेजना। वही चीज अब हमें इंडिया के अंदर भी देखने को मिल रही है, धीरे धीरे ही सही लेकिन मिल रही है। इस चीज में सबसे बड़ा रोल अगर किसी ने प्ले किया है तो वो है मेक इन इंडिया प्रोग्राम ने, जहां पर गवर्नमेंट यहां पर इम्पोर्ट करी हुई चीजों के ऊपर काफी टैक्सेस वगैरह लगा रही है। लेकिन अगर आप इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो उन्हें बहुत सारी सब्सिडीज दी जा रही हैं, काफी सारे छूट दिए जा रहे हैं। प्लांट्स बनाने के लिए जो टैक्सेस वगैरह लगते थे उसमें काफी ज्यादा गिरावट करी जा रही है। इसी के चलते कंपनीज लाइक ह्युंडई वो 2025 तक अपनी फुल्ली इलेक्ट्रिक ईवी इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर करने का प्लान बना रही है। आज सैमसंग का दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया के अंदर है। एप्पल के जो नॉन प्रो वाले मॉडल्स हैं जैसे आईफोन 12, आईफोन 11, आईफोन 13 जो नॉन प्रो हैं वो इंडिया में बन भी रहे हैं और इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट भी करे जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अगर हम 2016 में देखें तो दुनिया का पूरे ग्लोबली जो 3 सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब हैं उसमें से इंडिया तीसरे नंबर पर आता था। पहले पर चाइना, दूसरे पे वियतनाम। इसके बाद 2018 के टाइम तक ये रेशियो बढ़ने लगा और इंडिया दूसरे पोजीशन पर चला गया। और अगर अभी हम देखें तो ये जो रेशियो है वो बहुत तेजी से एक्सपेंड हो रहा है। चाइना नीचे जा रहा है, वियतनाम और इंडिया काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर इंडिया और चाइना का एक बिल्कुल इनवर्स रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है। जितना चाइना नीचे जाएगा उतना इंडिया ऊपर जाएगा। क्यों? इसका सिंपल सा रीजन है, चाइना के बाद पूरी दुनिया में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कोई दे सकता है तो वो इंडिया ही है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा था कि वो 2025 तक इंडिया की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन का बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो दूसरी बड़ी एडवांटेज इंडिया के पास है वो है इसकी पॉपुलेशन। अब आप कहोगे कि पॉपुलेशन तो खैर चाइना की ज्यादा है, तो नंबर 1 कुछ ही टाइम में हम चाइना को सरपास कर देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो ये है कि चाइना जो है वो इस टाइम पर बूढ़ा होना शुरू हो चुका है। वहां पर एक एवरेज इंसान की जो एज है वो करीब 35 से 40 साल है। इंडिया के अंदर यही एज 25 से 30 साल की है, मतलब 10 साल का गैप। हम इंडियंस यंग हैं, हमारे अंदर ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं और इसी वजह से हम दूसरों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसी के साथ साथ एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि अगर सब कुछ सही चला, अगर सही टाइम पर सही डिसीजंस लिए गए तो कुछ ही टाइम में इंडिया का जो मिडिल क्लास कैटेगरी है उसमें करीब 500 मिलियन से भी ज्यादा लोग ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा? लोगों की इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ने से क्या होगा? लोगों के खर्चे बढ़ेंगे, उनका कंजम्पशन रेट बढ़ जाएगा। कंजम्पशन के बढ़ने से ऑटोमेटिकली डिमांड जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अपॉर्चुनिस्ट और बिजनेसमैन के लिए ये जो डिमांड वर्ड है ना, इसे सुनते ही उसके कान खड़े हो जाते हैं। चाइना के प्राइवेसी बिहेवियर को देखते हुए बहुत सारे लोग अब उससे नाराज हो चुके हैं। इवन कोविड-19 ने उसका बहुत बड़ा नुकसान करा है और इसी वजह से कंपनीज वहां से निकलकर बाहर आ रही हैं और बाहर उनके पास एक ही ऑप्शन है, इंडिया। तो इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि हमें अब ये सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए कि क्या इंडिया नेक्स्ट चाइना बन सकता है, क्योंकि सिनेरियो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। लेकिन हमें इसके अलावा ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या इंडिया एक सुपर नेशन देश बन सकता है? इसका जवाब
ऑब्वियसली बहुत बड़ी हाँ है। अभी हाल ही के टाइम में इंडिया को जो रिकॉग्निशन मिली है ना, वो पहले कभी नहीं मिली। जिस रेट से इंडिया अभी ग्रो कर रहा है वो पहले कभी नहीं करा है। इसी वजह से इस चीज के होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, और वो भी बीइंग इंडिया के इंडिया होते हुए, ना कि इंडिया को चाइना या फिर यूएस बनकर। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इस वीडियो को ज्यादा टेक्निकल भी नहीं रखा, ज्यादा सिंपल भी नहीं रखा। जो मेरे मन की बातें थी वो मैंने बताई। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे।